बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 3 सेशन 2 और इसमें इंशाल्लाह हम आपको सैलरी के न्यूमेरिकल करा रहे होंगे। सैलरी के जितने न्यूमेरिकल ऑटम 14 से लेके अब तक के हैं उसको डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं और लेटेस्ट अटैम्प्ट का जो न्यूमेरिकल है स्प्रिंग 23 का, वो सर मैं आपको करवा देता हूँ। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा हुआ है कि सर उसमें कोई वो वाला न्यूमेरिकल करवाइएगा, तो मैंने कहा चलो मैं वो करवा देता हूँ। सिर्फ पॉइंट ये है कि आप लोगों की लर्निंग हो। उस सबसे पहले फॉर्मेट मैक्सिमम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में क्या क्या आ सकता है, इसको देख लेते हैं। अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल में यही चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, यही चीज़ें आनी हैं। लो सर, जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो सर न्यूमेरिकल तो शुरू होगा मिस्टर ABC या कोई भी नाम, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, और इसके बाद जो वर्ड्स आपने लिखने हैं प्रेफर करेंगे वो रिक्वायरमेंट के हों। आम तौर पे जो कहे जाते हैं वो टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल होते हैं। नॉर्मली ये अल्फाज होते हैं। फिर उसके बाद आ गया टैक्सियर। नॉर्मली एक्सपेक्ट करूँगा आपके केस में 2023 होगा, शायद 20x3 हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनकम होगी, या सैलरी का हेड होगा, या बिजनेस होगा, या कैपिटल गेन होगा, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई, ये 5 वर्ड्स ही आएंगे ना। अच्छा, इसके अलावा FTR इनकम भी हो सकती है। उसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम भी हो सकती है। सर जी ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें होती हैं, और इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम। सबसे पहले जब हम क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट करने लगते हैं, तो सबसे पहली बार हम रुकते तब हैं जब हम हमारा पहला स्टॉप होता है कि हम टोटल इनकम तक पहुंच जाएं। जब हम टोटल इनकम पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें लेस करना होता है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम लेस करेंगे, उसके बाद हमें लेस करना होता है FTR इनकम, उसके बाद हमें लेस करना होता है सेपरेट ब्लॉक आइटम।
यहां पर जब हम पहुंचते हैं, असल में हम पहले आए टोटल इनकम की तरफ, तो हमने हेड्स ऑफ इनकम सारे कर लिए, एफटीआर कर लिया, एग्जेम्प्ट कर लिया। सर सेपरेट ब्लॉक आइटम क्यों नहीं आपने लिखा? सर सेपरेट ब्लॉक आइटम इन हेड्स ऑफ इनकम के अंदर होती है। मैंने इसको किया टोटल इनकम। टोटल इनकम मैक्सिमम इनकम जो शो करनी थी पीक पॉइंट पर ले गया। अब नीचे उतारा हूं वापस टैक्सेबल इनकम की तरफ, एग्जाम्प्ट लेस की, एफटीआर लेस की, सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस किया और उसमें से फिर डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया। जो क्या हो सकता है, यहां ज़कात होगा, यहाँ वर्कर वेलफेयर फंड होगा, यहाँ वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होगा, यहाँ एजुकेशनल एक्सपेंस होगा। क्योंकि हम इस वक्त सोच रहे हैं कि मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो उसको अकॉर्डिंगली डील कर रहे हैं। डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जो टैक्स के काबिल हो चुकी है, इस पर स्लैब के मुताबिक टैक्स लगना है। ये एनटीआर इनकम है, ये वो इनकम है जिस पर स्लैब देखकर टैक्स लगाना है। पेज 50 वाला यहाँ आई कैब की बुक में चैप्टर 4 के बाद जो रेट्स हैं, टेबल है, टेबल से देख के टैक्स लगाना। लो सर, टैक्सेबल इनकम के इमीडिएटली बाद काम आता है आपका टैक्स लायबिलिटी। रेट लगाया, टैक्स लायबिलिटी आ गई। रेट कौन सा? टेबल से रेट देखना। टैक्स लायबिलिटी के बाद फौरी आपको टैक्स क्रेडिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले फुल टाइम टीचर का है। अब याद रखना, फुल टाइम टीचर की सैलरी इनकम को, फुल टाइम टीचर की सैलरी इनकम को सैलरीड पर्सन के टेबल से देखना है और उस पर जो टैक्स आएगा उसका 25% लेके लेस करना है। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? क्या पता है उस बंदे की सैलरी इनकम कम हो, बिजनेस इनकम ज़्यादा हो और वो सैलरीड पर्सन ही ना हो, लेकिन जब क्रेडिट निकालेंगे तो सैलरीड पर्सन जो सैलरी इनकम होगी वो सैलरीड पर्सन वाला रेट निकाल के उसका 25% लेंगे। मेरी बात पिक कर गए हो? अच्छा जी, फुल टाइम टीचर के बाद आ गया, ये लेस करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी। अब के बाद ये वाली अमाउंट टैक्स लायबिलिटी होगी और इसके बाद आपको फुल टाइम टीचर के बाद आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और वो क्या होता है? एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड, एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड और एवरेज रेट। और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? A/B इंटू C। यहां पर जो A है ये वाली टैक्स लायबिलिटी होगी। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? यानी फुल टाइम टीचर लेस करने के बाद जो अमाउंट है ये वो वाली अमाउंट लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर उसके बाद इसको लेस कर देंगे। ये लेस करेंगे तो आगे आएगा
फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो लेस कर दिया। अब जो अमाउंट आई उस पर आएगा डोनेशन या कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। यहां पर भी रूल उतना ही होगा, ए ओवर बी इंटू सी। तो यहां पर ए क्या होगा, ये वाली अमाउंट। सर समझ आ रही है? इसको भी लेस कर दिया। जब इसको लेस किया तो जो अमाउंट आई उस पर अब आप टैक्स लगाने लग जाएंगे। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम पर जो टैक्स था वो ऐड करेंगे, टैक्स ऑन एफटीआर पर जो टैक्स था वो ऐड करेंगे। ये दोनों ऐड कर दिए। इसके बाद आप लेस करेंगे। एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट, टैक्स डिडक्टेड ऑन एफटीआर। ये सारी चीज़ें लेस करेंगे और फाइनली आपके पास आ जाएगा टैक्स पेबल। ये फाइनली आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा। अलबत्ता ये सारी बातें आपके साथ कर चुका। एक चीज़ मेरे ज़हन में आई है, बाज़ोकात ना फॉरेन सोर्स इनकम भी होती है, बाज़ोकात फॉरेन सोर्स इनकम भी होती है। उसको अलहदा मेंशन करना होता है। जब आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो फिर फॉरेन इनकम की भी बात करें ना। सर जी समझ आ रही है? लो सर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रिकी बात है। कीपिंग इन माइंड कि अभी तक पिछले 2.5 दिनों में हमने जो किया है, स्टेप बाय स्टेप एक तरतीब से चलते आए, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। फॉर्मेट में दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट में दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट सिंपल है, एक तरतीब है। आप चौथा सवाल कर रहे होते हैं, फॉर्मेट आपके हाथ पे चढ़ जाता है, आपको समझ आती है यार यहाँ यहाँ ये करना। तो फॉर्मेट में दिक्कत नहीं है। आपके ज़हन में कोई बात या कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि सर फलां चीज़ भी ऐड होती है? क्या रिफंड भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। फिर यहां पर टैक्स पेबल के साथ स्लैश रिफंडेबल आ जाएगा, और रिफंडेबल आएगा तो वो माइनस। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सर हाँ, एक चीज और है कि बाज़ोकात लॉसेस होते हैं। तो जब लॉसेस आ जाएं तो लॉस हम शो तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद सवाल ख़त्म होने के बाद नीचे ये लिखना होता है कि लॉसेस कैरेड फॉरवर्ड कितने हैं। और बाज़ वक़्त सवाल में पेनल्टी होती है। जैसे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और वो उसकी पेमेंट कैश में की थी तो 5% पेनल्टी थी, याद है? तो अगर कोई ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो या कोई भी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सवाल के हवाले से बहुत क्रूशल है, वो ना आपको इस पहले सफ़े पर करनी चाहिए। मैंने आपके सामने ये पहला सफ़ा सजाया है, वर्किंग तो हमेशा अगले सफ़े पर जाती है, वो वर्किंग में जाती है, वो वर्किंग में जाती है। यहाँ पर सिर्फ कैरेड फॉरवर्ड लॉसेज आएंगे,
जो भी है बिजनेस का स्पेकुलेशन बाकी, और अगर कोई पेनल्टी है तो उसकी बात कर देंगे। सर वो वर्किंग में शो करके यहाँ पर सिर्फ फाइनल लिखेंगे ना जो कैरिड फॉरवर्ड हुआ। लो सर, नहीं, उसको शो करेंगे बाकायदा करके। नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम फिर उसको एक अलहदा कॉलम बना देते हैं, और अगर मिसाल के तौर पे लॉसेज आ गए और एक तरफ लॉस आ गया बिजनेस का जो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होना है या किसी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट होना है, तो फिर ना एक इससे पहले कॉलम और बन जाता है। यहां पर बिजनेस में लॉस आ गया 100 का, कैपिटल गेन आ गया 600 का, तो फिर यहां पर हम दिखा देते हैं 500 की इनकम, यहां पे डैश दिखा देते हैं। इस तरह से कर लेते हैं अगर लॉसेज आए। और क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह से जनरली नहीं होता, इस तरह का सवाल छोटा सवाल होता है 6-8 मार्क्स का जो वो टेस्ट करता है। लेकिन अगर वो कर दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कॉलम ऐड करेंगे और फाइनल फिगर्स राइट साइड पर लिखते रहेंगे और जो एडजस्टेबल है उसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करना। सर जी ये डिस्कशन थी हमारी फॉर्मेट की। मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ लेटेस्ट अटेम्प्ट पे जो क्वेश्चन आया था उसकी तरफ। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रिक्वायर करता है 2 तरह की स्किल। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो है कि बैकग्राउंड पे नॉलेज है आपके पास, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। यानी ये जो पहले 2.5 दिन थे ये तो असल में आपको इक्विप करने के लिए थे कि आपके बेस पर नॉलेज होगी तो मैं आपको दूसरी स्किल सिखाऊंगा। दूसरी स्किल है डेटा हैंडलिंग स्किल। सर क्या आप डेटा को हैंडल कर पाते हैं और प्रेजेंट कर पाते हैं? ये आर्ट है। तो सर आपकी बैकग्राउंड में फिटनेस होती है, प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, गोल करना, गोल सीखना कि गोल कैसे करना है, ये सबसे आखिरी स्टेप है। ये आखिर में सिखाया जाता है। सबसे पहले तो वो आपको रनिंग ही इतनी कराएंगे कि आप एक बार डेवलप हो जाएंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये जो कोई भी सवाल है उसे हैंडल किस तरह करना है पेपर में, अब मैं उस पर फोकस कर रहा हूं चूंकि मैं आपको ये सारी बातें सिखा सकूं कि किस सैलरी में अकोमोडेशन की क्या एडजस्टमेंट है, कन्वेंस की क्या है, सवाल को पढ़ना कैसे है, हैंडल कैसे करना है। लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है सर, इसको करते हैं। स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 1। चैंग a Chinese citizen has been in Pakistan since 2015। क्या आपको ये स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। इसको मेरा ख्याल है पेस्ट नहीं किया हुआ, कॉपी किया हुआ। अच्छा बहरहाल लो सर।
फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 सितंबर 2023। नॉर्मली होता ऐसे है, जो स्प्रिंग अटेम्प्ट में बच्चे पेपर देते हैं ना, उस वक्त तो साल नहीं ख़त्म हुआ होता, तो ये कहते हैं आप एज्यूम करें कि साल ख़त्म हो गया। मगर ना मार्च में बैठे हुए वो आपको कहे कि जून में शेयर भेज दिया, तो आप कहेंगे यार अजीब आदमी है, जून तो भी आई नहीं। सर समझ आ रही है? तो वो आपको कहते हैं आप एज्यूम करें। इस बार नहीं कहेगा कि आप एज्यूम करें, उसे पता है कि हमारा 30 जून लास्ट डेट है टैक्स ईयर की और वो गुजर चुकी है। ये 2000 चाइनीज सिटीजन जो है 2015 से सिटीजन था। A Chinese citizen has been in Pakistan since year 2015. For career growth, he's left his employment with Hope Limited, an unlisted FMCG, on 30 September 2022 and joined a leading chain of hotels named Desire Hotels on 1 October 2022. The detail of his emoluments during the year ended 30 June 2023 are as follows. जैसे ही मैंने ये सवाल पढ़ा ना, मेरे ज़हन में यह है यार ये बंदा बाहर का है, पाकिस्तानी बंदा नहीं है, चाइनीज सिटीजन है। अब इसने मुझे बता दिया, एक बात इसने और बता दी कि 30 सितंबर 2022 को उसने AHL छोड़ दिया है और DH ज्वाइन कर लिया। AHL है होम लिमिटेड, जो कि FMCG बस समझते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये सर्फ, साबुन, रेगुलर यूज की जो चीजें होती हैं उन्हें FMCG कहा जाता है। उस इदारे को छोड़ के ये एक होटल में आ गया, डिजायर होटल में। होप लिमिटेड में इसकी सैलरी 3.5 लाख थी, डिजायर होटल में इसकी सैलरी 4.5 लाख है। अब 3.5 लाख कितना अरसा इसने लिया इस साल? सर जी आपका जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ उसने 3.5 लाख सैलरी ली है और बाकी 9 मंथ उसने 4.5 लाख। मेडिकल अलाउंस है, ये भी 3 माह और 9 माह। असल में यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि ये 3 मंथ है, ये 9 मंथ है। लंच प्रोवाइड किया गया है, कंपनी मेंटेन्ड कार है, कॉस्ट भी है, मार्केट वैल्यू भी है, बोनस भी है, ग्रेचुटी भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है 2 रिटर्न टिकट्स हैं चाइना से, जो 6 लाख तक के रिटर्न टिकट जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, और इस साल में 5.5 लाख तक की ट्रैवलिंग की है उसने। 7.5 लाख रुपए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का लिया है DH से। 4 लाख रुपए उसने कमीशन ली है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कराने की। 3.8 मिलियन जो लोन था उसको DH ने पे कर दिया। सर लोन पे कर दिया आपका। चेंग हैज ऑब्टेन्ड दिस इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम AHL, ये उसने AHL से इंटरेस्ट फ्री लोन लिया हुआ था जिसको DH ने पे कर दिया। AHL पुराना बंदा था ना, पुराने एम्प्लॉयर से लोन इंटरेस्ट फ्री लिया हुआ था, जब वो DH के पास आया तो उसने उसको पे कर दिया। इस लोन से उसने घर खरीदा था, कंस्ट्रक्ट किया था घर, और उससे उसे 8 लाख रुपया किराया आ रहा था। घर कंस्ट्रक्ट किया था इस लोन से 38 लाख के लोन से, और उससे उसने क्या किया है 8 लाख रुपया किराया आ रहा है। सर जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरे जहन में आया यार ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। याद रखना इनिशियल रीडिंग कर रहा हूँ मैं, आपने न्यूमेरिकल 2 बार पढ़ना होता है। जब पहली बार आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपने ख़ास एक्सटेंट तक ही पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दोबारा आपने जब लिखना है तो जाना ही है। तो इनिशियल रीडिंग में अगर आप हेड्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर लेते हैं
FTR, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट इनकम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सर आप डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बस ठीक है। जब आपने हल करने लगना है, सवाल का स्केच आ जाए कि यार मोटी मोटी ये बातें कर रहा है, अगली बार साथ साथ हल करना, साथ साथ उसकी डिटेल में जाना। पहली बार आपने ज़्यादा डिटेल एक्सप्लोर करके क्या कर लेना है, अल्टीमेटली जब आप उसको परफॉर्म कर रहे होंगे तब मैक्सिमम डिटेल एक्सप्लोर करनी है। सर समझ आई है? पहली बार में सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम, टैक्स क्रेडिट है, डिडक्टेबल अलाउंसेस को देखना है। मैं भी आपके साथ यहाँ तक पढ़ता आया हूँ, सारा ही सैलरी था, सारा सैलरी था ना। एक बात मैंने ये ज़रूर नोट किया कि ये चाइना का बंदा है, लेकिन 2015 से यहाँ पे है। तो यार चाइना का बंदा हो 3 साल तक यहाँ पे आए तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली बात है, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाती है हर चीज़। ऐसा ही है ना। तो मैं यही देख रहा हूँ आगे सवाल में, शायद उसने आगे कुछ कहा हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है कि यार अब बंदा चाइना का है, शायद आगे कोई एडजस्टमेंट निकल आए, कुशन रखा हुआ है। ये बात ज़हन में रखने वाली है। अब आगे चलते, मैं साथ साथ आपके साथ साथ सवाल पढ़ रहा हूँ और असेस कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, ड्यूरिंग द ईयर उसने चाइनीज येन 31,500 नेट ऑफ 30, इसने ये वसूल किए हैं, 30% टैक्स कटा हुआ है इस पर। सर जी अगर 30% टैक्स कटा हुआ है तो इसका मतलब है ये कितने हैं, ये 70%, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 12,60,000 बनता है। उसने कहा रेट क्या बताऊं, रेट का तो पता ही नहीं चलता आजकल पाकिस्तान में, डॉलर कन्वर्जन रेट का उसने रेट दे ही दिया। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ गए हैं, ये उसका शेयर था प्रॉफिट के जो बिजनेस का, यानी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है और ये फॉरेन सोर्स इनकम भी है। बाहर से आ रहा है पैसा, फॉरेन सोर्स इनकम है, और बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की इनकम है, टैक्स भी कटा हुआ है, फॉरेन सोर्स इनकम भी है, टैक्स भी कटा हुआ है, तो शायद इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिले। अब देखना पड़ेगा, ये हमारी वैसे टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट वाली बात, फॉरेन सोर्स इनकम, ये हेड्स ये नोट करने हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर उसने रिसीव किया 97750 डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है FTR इनकम। बोनस डिविडेंड है 2000 शेयर्स के। A company listed on the Pakistan Stock Exchange. Fair market value of AL share on the date of entitlement of the bonus and सर जी फेयर मार्केट वैल्यू AL के शेयर की और जिस वक्त बोनस मिला है उस वक्त शेयर 25 और 20 रुपये थी। बोनस शेयर मिले हैं और बोनस शेयर की उसने फेयर मार्केट वैल्यू भी बता दी है। बोनस शेयर पे टैक्स नहीं लगना, ये जब बेचेंगे तो एक ही बार टैक्स लगेगा कैपिटल गेन के एड में। He transferred an amount of rupees 6 lakh to the bank account of non-profit। सर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टैक्स क्रेडिट। एनुअल प्रीमियम दी है 3 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एकदम बंदे का दिमाग बंद हो जाता है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम दिया है तो मैं क्या करूं। अगर आपके ज़हन में कुछ नहीं आ रहा तो कुछ ना करें। सवाल बनाने वाले भाई 2-3 अटेम्प्ट से सवाल बना रहे थे, उन्होंने पहले इस पर टैक्स क्रेडिट मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता। अब अगर कोई पुराना स्टूडेंट इस सवाल को अटेम्प्ट करेगा तो शायद वो अपनी पुरानी नॉलेज इस्तेमाल करे जो नुकसानदेह होगी, क्योंकि इस वक्त तो हमने जो भी जवाब देना है वो करंट टैक्स के मुताबिक देना है ना, तो भाई इसमें कुछ भी नहीं था। एक एक एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस की, सवाल को एब्जॉर्ब करना है, तसल्ली से सवाल को पढ़ना है। सर इसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे
हैरत होती है और कि बच्चे स्टूडेंट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और 3 एडजस्टमेंट पढ़ी और व्हाट्सएप आ गए तो न्यूमेरिकल छोड़ दी कि पहले मैं व्हाट्सएप पे देख लूँगा। सर जी ऐसे नहीं होता, ऐसे पेपर की प्रैक्टिस नहीं होती और ऐसे आप आदत नहीं डेवलप कर पाते। न्यूमेरिकल का मतलब है कि यार आप घड़ी पे टाइम देख के कहेंगे यार अब अगले 40 मिनट में दुनिया का और कोई काम नहीं कर सकता। मोबाइल को कहीं बैग में साइलेंट करके प्लेस करें और न्यूमेरिकल करने के बाद ही अब आपने वापस दुनिया में आना है। इससे होती है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो जब आप न्यूमेरिकल को तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स वैसे जनरली जो किताब में न्यूमेरिकल है उसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे, अच्छा इसकी ये एडजस्टमेंट है, यार ये तो बार बार दे रहा है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। सर जी आप अपना न्यूमेरिकल सही से तैयार करें। हमारे जो आज के स्टूडेंट हैं उनके अंदर ऑडिटर बनने की सलाहियत वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद है। सर जी नहीं, चीज़ों की क्वालिटी चेक करनी छोड़ दें, एज ए स्टूडेंट बिहेव करें। ये न्यूमेरिकल है, इसको मैंने हल करना है, उसको हल करें और बाकी सारी बातें एक्सटर्नल हैं। खाली बैठे बैठे न्यूमेरिकल पढ़ना और जहन में सोच लेना कि इंशाल्लाह मैं इस तरह करूँगा तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। या बस वो किताब पे ही साइड पे 6-7 एडजस्टमेंट लिख देना और एंड पे देखना सोल्यूशन और कहना हाँ ऐसा ही है, मैंने भी ऐसा ही करना था, इसने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लगता है इसको मेरे जहन का पता चल गया। सर ऐसे नहीं होता। न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल को दरमियान में नहीं छोड़ना। आपकी टैक्सेबल इनकम गलत आ रही है, आपको लगता है मेरी टैक्सेबल इनकम गलत है, आप पहले सोल्यूशन देख के टैक्सेबल इनकम ठीक करते हैं, उसके बाद आगे एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। इससे न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं होती। आपको नहीं पता कि पेपर में आपके पास सोल्यूशन नहीं होना। आपने अपने न्यूमेरिकल पे 100% एफर्ट लगा दें जो करना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन। और सोल्यूशन से ज्यादा बेहतर है कि एक्चुअल चैप्टर पे जाके देखें कि यार ये फॉरेन सोर्स इनकम का क्या करना था, मैं फॉरेन सोर्स के चैप्टर में जाके देखूं। अब जब आप फॉरेन सोर्स इनकम पढ़ेंगे ना, जिसकी एप्लीकेशन आपने देखी होगी, आपको वो भूलेगी कभी नहीं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? न्यूमेरिकल्स करते हुए स्टूडेंट्स ये सारी गलतियां कर रहे हैं। फोकस नहीं है, टाइम एलोकेट करके फोकस रहें और अपना 100% उस न्यूमेरिकल को दें, उसके बाद कुछ और करें। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और आप 40 मिनट 35 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दे रहे और तोड़ तोड़ के सवाल करें, यकीन करें आप नहीं पिक कर पाएंगे, आपकी आदत ही नहीं डेवलप होगी। स्टूडेंट की 1.5 सफ़े का क्वेश्चन पढ़ने की आदत ही नहीं डेवलप हुई होती। उसका दिल चाहता है बस एक लाइन का सवाल हो, बस मैं जल्दी जल्दी इसका जवाब लिख दूँ। सर आराम से पूरे सवाल को पढ़ें, आखिर तक अपने आप को अलर्ट रखें कि पता नहीं इस वक्त क्या है। वो जैसे बंदा फ़ोन नहीं सुन रहा होता तो आखिर तक सोचता कि यार इस बंदे के फ़ोन करने का असल मकसद क्या है, ये नहीं समझ आ रही। तो आखिरी लाइन तक अपने आप को एक्टिव रखें और अलर्ट रखेंगे भाई मैं अब आखिरी लाइन तक अलर्ट रहा हूँ, यार ये चाइना का आदमी है, नीचे से कोई वैरायटी ना निकाल दे आखिरी लाइन में। सर होता है ना ऐसे, सर अलर्ट रहना होता है। तो ये कंसंट्रेट करने की आदत, फोकस करने की आदत नहीं डेवलप हो पाती है आपकी 40 मिनट तक। बहरहाल सर जी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमने भी इसको सॉल्व करना है। मिस्टर चैंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, taxable income and tax payable. Tax year
2023। सबसे मेजर एडजस्टमेंट क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नंबर 1, ये लिखा। और अब मैं आगे चलने लगा हूँ। ये पहला सफ़ा मैंने, या पहले सफ़े पर भाई इतना ही लिखना है। सर जी हर स्टेप को पिक करना, सवाल करना कैसे है हर स्टेप पर। सर मैं बना बनाया सलूशन आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ और शायद 6 सवाल कर देता, यहाँ पर ये आना था, यहाँ मैं पूरा सवाल क्यों करा रहा हूँ। एक एक बारीकी ऑब्जर्व करें, किस पॉइंट पर कहाँ पे रुक के कौन सी चीज़ शुरू कर दी है। मैंने पहला सफ़ा खोला है, मैंने ये बातें लिखी हैं, वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी लिखी, मैंने अब सफ़ा पलट दिया। अब मैं अगले सफ़े पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। सर आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, ज़रा वो निकाल लीजिए कैलकुलेटर्स और मुझे फिगर्स कोट करते जाएं, सवाल ऑब्जर्व करते जाएं, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ बनेगी इसकी, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। सर प्लीज़ देखिएगा। सर जी बेसिक सैलरी 3.5 लाख थी 3 मंथ के लिए और 4,50,000 थी 9 मंथ के लिए। जी भाई 5100,000 फिगर मुझे कोड करते रहिएगा। 2-3 लोग करेंगे तो गलत नहीं होगी, ऐसा ना हो कि एक आध फिर गलत हो जाए और बाकी सवाल भी आगे कंटिन्यू ठीक ना हो पाए। सर जी मेडिकल अलाउंस कितना है सर? 35,000 इंटू 3 प्लस 60,000 इंटू 9। जी भाई 645,000। मेडिकल अलाउंस के बारे में कुछ पढ़ा है? पहले तो ये सोचो मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं थी, अगर होती तो मैं फौरन मेडिकल अलाउंस को मार्क करता कि भाईजान मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल अलाउंस को मार्क कर लो। सर जी इसके बारे में हमने ये पढ़ा हुआ कि ये एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी कितनी है? 5.1 मिलियन यानी 5,10,000 तक एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना होगा? 1,35,000। सर जी समझ आ रही है? आगे चलते हैं। यूटिलिटीज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9। जी 3,30,000 भाई ये मैंने लिख दिया। सर जी लंच, ये सब्सिडाइज्ड लंच है और सब्सिडी कितनी मिल रही है? सर जी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन रुक जाएं, ये जो होटल वाला आपका एम्प्लॉयर जिसका होटल है और वो आपको खाना दे रहा है, मैंने कल पढ़ा, परसों पढ़ाया, वो क्या है? अगर आपका एम्प्लॉयर ही रेस्टोरेंट या होटल है और वो आपको फ्री है सब्सिडाइज फूड दे रहा है तो उस पर टैक्स, इस वजह से ये सिर्फ 30,000 होगा। फूड प्रोवाइडेड बाय DH इज एग्जेम्प्ट। सर जी क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा आगे चलना है। कंपनी मेंटेन्ड कार है। सर कार कन्वेंस की बात कर लेता हूं। अच्छा पुराने बंदे ने दी हुई थी 30 लाख वाली गाड़ी। अच्छा दिया किस मकसद के लिए? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पर्पस क्या है? बोथ ऑफिशियल और पर्सनल यानी 5%। किसका? लीज है या ओन्ड है?
कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है ऑन्ड है। ऑन्ड है तो क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। सर पुराना एम्प्लॉयर है, 3 माह के लिए हमारे पास थी, इंटू 3/12 प्लस दूसरे एम्प्लॉयर ने भी गाड़ी किस लिए दी थी, बोथ ऑफिशियल और पर्सनल, उसकी वैल्यू क्या थी 50 लाख इंटू 9/12। प्लीज अब मुझे एक फाइनल फिगर बताइए। 3 million इंटू 5% इंटू 3/12 प्लस 5% इंटू 5 million इंटू 9/12। जी भाई 225,000। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर। एनुअल बोनस सर जी बोनस कितना है, $350,000। और ग्रेचुटी सर, ग्रेचुटी है कौन सी, अनअप्रूव्ड। सर जी आर्ट सिखाना के प्रेजेंट कैसे करना है ये करा रहा हूं। अब अगर आपको ये बात भूल गई है कि ग्रेचुटी पर रूल क्या था, तो फिर शाबाश है भाई, फिर गेम नहीं चल सकती है कहीं। चूँकि हमने कहा था अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, मुझे याद है ग्रेचुटी का स्टेप नंबर 1 था, ये देखेंगे गवर्नमेंट की तो नहीं है, फिर 2 था अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है, और अगर नॉट अप्रूव्ड था तो क्या था 75,000 या 50% ऑफ द ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर, याद है उस हद तक एग्जाम्प्ट होगा। सर ग्रेचुटी है 12,25,000 रुपये की, और एग्जाम्प्ट कितनी होगी, लोअर ऑफ 75,000 या कितना बन रहा है यार 50% इंटू 1,225,000 जी 612500। इनमें से लोअर कौन सा है, 75,000 तक एग्जाम्प्ट है, बकाया कितना आ गया सर 11,50,000 टैक्सेबल। सर जी मैंने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन करा दिया, नहीं यार इंटरेस्ट फ्री तो नहीं कराया, मैंने क्या करवाया, ग्रेचुटी कराई है जी भाई, ग्रेचुटी करा दी। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, और रिटर्न एयर टिकट्स। अच्छा उसने एम्प्लॉयर ने बजट कितना दिया है, 6 लाख तक का खर्चा मैं तुम्हारा दूंगा अगर तुम चाइना जाओगे अपने मुल्क वापस। उसका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है 5,50,000। जितना एक्चुअल खर्चा हुआ है वो इनकम में शामिल होगा। कौन सी टिकट्स हैं, एयर टिकट्स टू चाइना। और जितना बजट दिया है वो तो नहीं ना लेना सर, जितना असल में फ़ायदा उठाया है वो शामिल होगा। साइनिंग ऑफ बॉन्ड कितने पैसे हैं सर 7। यार ये तो सीधी सीधी एडजस्ट, मुफ्त के नंबर हैं यार। आगे आ जाओ, कमीशन कितनी है सर 4 लाख। फिर उसके बाद क्या आएगा, लोन। अच्छा लोन उसने पे कर दिया, किसने पे किया, डीएच ने। सर जी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको माफ कर दे तो भी इनकम, अगर आपका एम्प्लॉयर लोन पे कर दे तो भी इनकम। सर डीएच ने लोन पे कर दिया, सेटलमेंट ऑफ लोन हो गया। जी सर जी लो सर, सेटलमेंट ऑफ लोन 3.8 मिलियन। यार ये मुझे लग रहा है चार्जिंग नहीं हो रही भाई, बाकी सारे काम चार्जिंग नहीं हो रही, पहले इसको देखें प्लीज।
नहीं सर, होगी। सेटलमेंट ऑफ लोन आ गया सर। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनो। पुराने एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ था, यानी एचएल ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ था और नए एम्प्लॉयर ने वो अदा कर दिया। 3 माह तक इंटरेस्ट फ्री लोन का फायदा आपने लिया, यस और नो? कितना फायदा है? सर जी 3.8 मिलियन का लोन था, इसका 10 इंटरेस्ट फ्री का बेंचमार्क रेट लेंगे ना, इसका 10% लेके इंटू 3/12, जी भाई 95,000 का सर, 95,000। लो सर, ये लोन से रिलेटेड जो बेनिफिट था वो भी आ गया। अब इसके बाद इसने कहा कि 1 जुलाई 2019 को इसने घर किराए पर दे दिया था, 5 साल का एग्रीमेंट है, 8 लाख रुपया एनुअल रेंटल है। सर अब ये रेंटल वाली जो इसने बात की है ना, ये गेम चले गई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब देखो, मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी क्लोज नहीं किया यार, पता नहीं आगे और क्या क्या आ जाए। मैंने तो इनिशियल रीडिंग में उतनी डिटेल से नहीं ना पढ़ा, मार्जिन रखना पड़ेगा थोड़ा, मैंने ये मार्जिन रखा हुआ है। अब मैं वर्किंग नंबर 2 करता हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सीधी सीधी बात है, एनुअल रेंटल है। कितना है सर? 8 लाख। घर है, घर का रेंटल है। मुझे एक बात तो बताइए, कोई ऐसा खर्चा है जो लिखा तो नहीं हुआ लेकिन वो होना ही होना है? शाबाश। रिपेयर एट द रेट ऑफ रिपेयर एट द रेट ऑफ 20%। जी 160,000 लेस करना, और तो नहीं कुछ लेस करना। आपने लोन से किया गया था, अगर एक बंदा एम्प्लॉयर से लोन ले, उस लोन से एसेट खरीदे, उस एसेट को यूटिलाइज करे इनकम जनरेट करने में, उस इनकम, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो, तो खर्चा वो कहते हैं जो इंटरेस्ट है वो माइनस होगा या नहीं होगा? ये पढ़ाया मैंने सर, अप्लाई हो रहा है। मैंने लोन लिया, लोन से एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, उस इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है। कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना पे किया है। मुझे आप बताएं कितना अंडर द हेड सैलरी आया? 95,000। पे कितना किया है? कुछ भी नहीं किया सर। इंटरेस्ट ऑन लोन 95,000 माइनस करने की इजाजत होगी। जितना पे किया है या जितना अंडर द हेड सैलरी आया है, ये माइनस करना। लो सर जी, ये तो आ गई मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर भी आदत से मजबूर मैं इसको भी क्लोज नहीं करूँगा, मैं वर्किंग नंबर 3 की तरफ चला जाऊँगा। वर्किंग नंबर 3 क्या है? अदर इंफॉर्मेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये फॉरेन सोर्स इनकम है। जी कितनी है सर? 1260,000। फॉरेन सोर्स इनकम है 1260,000। जी इसने ये बताया कि ये इनकम नेट है,
नेट का मतलब है ये असल में कितनी है 7। तो भैया ये फॉरेन सोर्स इनकम ये रिसीव्ड है, और यहां पर जब ग्रॉस करेंगे तो आ जाएगा जी फॉरेन सोर्स इनकम। जी कितना बन गया 18 लाख पूरा है सर 1.8 मिलियन। और टैक्स कितना था? अब तो 30% की जरूरत नहीं है ना, 18 लाख में से 1260000 लेस कर दो। जी भाई 5,40,000 टैक्स। पानी देख रहा हूँ यार यहाँ पे बोतल बड़ी तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो मक्खी को अब शायद मैं ना मिलूं थोड़ी देर। अच्छा लो सर टैक्स डिडक्टेड आ गया, यहां पर लिखता जा रहा हूं सर मैं। अब नोट्स जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेजेंट करता जा रहा हूं। ये आ गया। उसके बाद आ गया अगला पॉइंट है, हाँ एक चीज है कि जब वर्किंग टू लिखा था तो यहां पर भी लिख देता इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग टू। और यहां पर लिखता फॉरेन सोर्स इनकम वर्किंग 3। अच्छा जी ड्यूरिंग द ईयर उसने डिविडेंड वसूल किया 97750 का, जिसपे 15% टैक्स कटा हुआ है सर। वर्किंग नंबर 4 जी वर्किंग नंबर 4 है FTR इनकम। सर अमाउंट रिसीव्ड कितना है 97750, इतना ही है। $97750 अमाउंट रिसीव्ड इतनी है। तो इनकम कितनी होगी डिवाइड बाय 0.85 करूंगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगी। बताइएगा। लो सर डिविडेंड इनकम भी आपके सामने आ गई। दिस वाज वर्किंग नंबर 4। यहां पर भी लिख देता हूं डिविडेंड इनकम वर्किंग नंबर 4। अच्छा जी उसके बाद आ गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा ये बोनस शेयर है, इसी के साथ ही लिखता हूं बोनस शेयर्स will be taxed on disposal। जब बेचेंगे तब टैक्स करेंगे इनको। अच्छा जी ट्रांसफर किया गया है 6 लाख रुपए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये टैक्स क्रेडिट है। ऊपर भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। अब यहां पर जब मैंने सारी अब मेरी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं, मेरी इनकम मैंने मेरा पहला टारगेट है मैं अपनी इनकम को टोटल करूं। डिडक्टेबल अलाउंस मार्क करना है, टैक्स क्रेडिट मार्क करना है, बाकी अब तक मेरा सारा क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं अब इसको क्लियर करने लगा सर जी। अब मैंने जब देख लिया सारी एडजस्टमेंट खत्म हुई हैं, अब मेरे दिल से वो वाली बात खत्म हो गई शायद नीचे सैलरी की कोई और बात ना लिखी हो। ऐसा ही है ना, सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई। करें ज़रा टोटल 5.1 मिलियन, 135, 300, 3,30,000, 30,000, 2,25,000, 3,50,000, 11,50,000, 5,50,000
और 7,50,000 और 4 लाख और 38,000 और 95,000। प्लीज़ मुझे टोटल बताइएगा। जी प्लीज़ टोटल कीजिएगा, नीचे तो ऊपर। नीचे करूं? 5.1 मिलियन है, 135 है। जी बताइएगा। टोटल करेंगे सर आप। जी भाई 12,915,000। तीन चार शहादतें तो आ गई हैं, उम्मीद है यही वैल्यू होगी। सर जी टोटल मैंने कर दी है और ये 12,915,000 है। 12,915,000। अब आ जाए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ। 545 जी यही बन रहा है सर जी। 545,000। अब आ जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ। नहीं सर, अब आ जाए वर्किंग नंबर 4 डिविडेंड इनकम की तरफ। 1,15,000 सर जी, इसको टोटल करके लिखें। पाकिस्तान सोर्स इनकम टोटल करें सर जी बताइएगा। 13,575,000। सर फॉरेन सोर्स इनकम लिखिए। $1.8 मिलियन। सर जी टोटल इनकम लिखिए। $153,75,000। सर जी मेरा पहला स्टेप अब कंप्लीट हुआ। जब मैंने टोटल इनकम फाइनल कर ली है, अब मैंने सोचना है कि भैया एफटीआर, एग्जैम्प्ट, सेपरेट ब्लॉक आइटम को क्या करूं, माइनस करूं। सर जी मेरे पास एफटीआर इनकम है, हाँ जी। डिविडेंड इनकम, एफटीआर इनकम डिविडेंड इनकम है। सर जी कोई एग्जैम्प्ट इनकम है, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है? सर और कुछ नहीं है। सर जी इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 15,260,000। सर टैक्सेबल इनकम आ गई तो बस अब आपको सबसे पहले क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। जी भाई टैक्स लायबिलिटी निकालनी। 15,260,000 की टैक्स लायबिलिटी। सर जी इंडिविजुअल है, यस। सबसे पहले देखना होता है इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इंडिविजुअल, सैलरीड नॉन सैलरीड। आपको पता क्या करना है, 12,915,000 डिवाइडेड बाय 15,260,000 ये करना है। यानी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ये जो अमाउंट आएगी इस पर लायबिलिटी निकालनी। जी भाई
टैक्स लायबिलिटी है, ट्रिकी तो है, 15-20 मिनट तो लगेंगे, चूँकि पहले सफ़ा देखो, फिर उसके बाद देखो सैलरीड नॉन सैलरीड है, फिर उसके बाद जब पता चल गया सैलरीड है तो ये देखो कि स्लैब रेट कौन सा है जी, और स्लैब रेट देख लिया और उससे फिर 4096,000। सर जी डिडक्टेबल अलाउंस कोई नहीं था तो मैं रिलैक्स था, वगरना टैक्सेबल इनकम से पहले आपको भी पता है डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करता। मैंने निशानी लगाई होगी पेपर में, मैंने यहां पर डीए लिखा होगा जिससे मुझे याद भी रहेगा और मैं उसको फौरी ढूंढ भी लूंगा कहां पे। अब इस पूरे सवाल में डीए नहीं था तो मैं रिलैक्स था, अगर होता तो फिर मैंने यहां पर उसको रेलिवेंट जगह पर टोटल इनकम के बाद मैंने उसको ढूंढना था। अच्छा जी, टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ गई। अब टैक्स क्रेडिट की बात करने लगा हूं। सर टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले कौन सा आना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हमने क्या पढ़ा हुआ है, यहां आप इसकी वर्किंग कर लें, वर्किंग नंबर 5, और इसको यहां पर शो कर दें। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसके बराबर होता है? एक्चुअली पेड। सर एक्चुअली कितना पे किया है? ये आपके सामने है, 5,40,000। एक्चुअली पेड है 5,40,000, और अगला क्या है? एवरेज रेट ए ओवर बी इनटू सी। व्हाट इज ए? 4096,000। व्हाट इज बी? 1526,000। व्हाट इज सी? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। सर जी 1.8 मिलियन जी। $483,145। सर जी आ गई अमाउंट 483,145। ये तो मैं करूंगा लेस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करके। अब फिगर बताइए क्या बन रही है? 483,145 लेस कर दो ना जी। 3612,855। सर जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद लायबिलिटी आ गई। अब मेरे पास ये वाला टैक्स क्रेडिट है सर, 6 लाख रुपया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया डोनेशन के तौर पे। ये वाला टैक्स क्रेडिट है, ये मैंने अदा कर दिया, ये मैंने नोट कर लिया। सर जी टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, इसका क्या करेंगे? ए ओवर बी इंटू सी, वर्किंग नंबर 6 कर लेते हैं। नाउ ए इंटू बी ओवर सी। व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कौन सी लूंगा? शाबाश, 3612,855। ए ओवर बी क्या है? बी तो वही होगा 1526,000,000। सी क्या है? लोअर ऑफ। एक्चुअल बताइए कितना है? 6 लाख। 30% तो बड़ा ज्यादा बन जाएगा भाई। 1526,000,000 का 30% लीजिए। अमाउंट बता दें, इधर बहुत ज्यादा लिख नहीं सकता सर। 45,000,000। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। सर जी 6 लाख जी, बताइएगा। 14
205 14, अब फिगर ठीक हो गई है, 142052 142052। सर जी ये टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन है, इसको लेस कर दें। बस उसके अलावा तो नहीं कोई टैक्स क्रेडिट। 347803। सर जी ये क्या आ गया आपका फाइनली, ये आपका टैक्स पेबल आ गया। सर जी इसमें एक अलबत्ता चीज़ है, टैक्स पहले मैंने डोनेशन सारे तरतीब में फुल टाइम टीचर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, ये सारे जो हैं ये लेस कर दिए। अब टैक्स ऑन FTR इनकम है। सर FTR इनकम है 1,15,000 का 15% ले लीजिए। चूंकि मेरे पास इसके अलावा यही FTR इनकम है, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम होती तो मैं वो उसको भी इस वक्त टैक्स लगाता, वो भी नहीं है। तो सर ये टैक्स ऑन FTR आ गया, इसको ऐड करेंगे 3488। सर अब कोई एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर है, एडवांस टैक्स हो, कोई टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर हो। सर मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ। सर मैंने अगर होता ना, अब देखिए मेरी बात सुनो, अगर होता तो मैंने TC लिखा होता। मैंने अगर इनिशियल रीडिंग में ये मार्क भी नहीं किया तो मैंने इनिशियल रीडिंग में टाइम ज़ाया किया। या मेरी बात समझ आ रही है? जब मैं फाइनली ये सवाल कंक्लूड कर रहा हूं तो मैं हर एडजस्टमेंट के लिए पूरा सवाल पढ़ूंगा? नहीं, मैंने पहली बार मार्क इसलिए करवाया। और मैं आप लोगों को यही बताने के लिए कह रहा हूं कि भाईजान अब मैं ये वाली बात करने के लिए दोबारा ढूंढना शुरू कर दूं। ऐसे तो सवाल जो 35 मिनट में होना है वो वाला सवाल 1 घंटे में होगा। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, इनिशियल रीडिंग में आपने हर चीज आइडेंटिफाई कर, आपको इनिशियल रीडिंग करते हुए दूसरी बार रीडिंग में के दरमियान में कोई करेक्ट मिले फौरन उसके साथ TC लिखे ताकि एंड पर वो काम आ जाए। सर जी कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, टैक्स विद होल्डिंग की कोई बात नहीं की गई, तो भाई यहां पर आ जाएगा टैक्स, सॉरी डिडक्टेड बाय, टैक्स डिडक्टेड ऑन FTR। जी बताइएगा 17250, ये टैक्स डिडक्ट हुआ है। सर जी मुझे बताइएगा टैक्स पेबल 3470,803। सर जी और कोई एडजस्टमेंट, कोई बात? जी भाई और कोई एडजस्टमेंट, कोई बात? सर जी इस तरह से ये सवाल कंक्लूड करना है हमने। ये वाली चीज़ जो है ये कवर हो गई। इस तरह से ये सवाल करना है। लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था, आम तौर पे रिवीजन में इतनी आराम से सवाल नहीं कराया जाता, लेकिन 10 सवाल ऐसे कराऊंगे उसका कोई फ़ायदा ना हो। लेटेस्ट अटेम्प्ट का एक सवाल ऐसे करवाया है कि अगर आप इससे अप्रोच सीख लें तो बाकी सारे सवाल भी कर सकते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप पे रोका है, हर स्टेप पे सिखाया है, हर स्टेप पे समझाया है, हर स्टेप को लेके चलाऊं सर, ये इस तरह से सवाल हल करने। ये वो आर्ट है जो कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, फिर भी वो 18 में से 15-16 नंबर ले रहे होते हैं। वो 2 एडजस्टमेंट के 2 नंबर कटेंगे, सारा न्यूमेरिकल आता है, वो बस तेज तेज हैंडल नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता। जितनी जल्दी डालेंगे उतनी गलती होगी। हर स्टेप को वर्किंग बना के अलहदा अलहदा करके 3-4, असल में आपको एक बात बताऊं, आपने जब पेपर में न्यूमेरिकल करना है ना, तो आपने हर अलहदा अलहदा साफ साफ करने के चक्कर में पहले सफ़े पर ये, अगले सफ़े पे एक वर्किंग, फिर उसके बाद अगले सफ़े पे, जब आप जब खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो आप 2 सफ़े ऐसे साइड पे रख के छोटी छोटी करके उसको टैली कर लेते हो, और पेपर में ना फिर आपसे वो सफ़े ही हैंडल नहीं होते। सर जी ये चीज़ें सीखनी है, जिसने सीखा हुआ है उससे सीख लें, वक्त तो सिखा ही देगा सर। इन चीज़ों को देख लें। आप जब भी प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल की, पूरे सफ़े, यार एक सफ़े पर ही बस ऐसे करके ही पूरा कर देते हैं कि अल्लाह पाक शुक्र है, अगला सफ़ा इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर काम आ जाएगा। सर पेपर में जैसे करना है वैसे करें, ताकि आपकी हैंडलिंग एबिलिटी बेहतर हो। जो काम करना है पेपर की तैयारी के लिए करें तो पेपर की तरह करें। 3 सफ़े ऊपर लगेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये वाली फिगर मैं तीसरे सफ़े पे प्लेस करनी ऐसे होती है। ये नहीं कि आदत ये होती है कि भाई ये एक शीट पकड़ी हुई है, इधर से उठा के इधर डाल देना। एक ही सफ़े पे नॉर्मली एक न्यूमेरिकल करते हैं कि भाई इतने ही बनते हैं इसके। सर समझ आ रही है? बहरहाल इस तरह से ये न्यूमेरिकल करना है। मैं तसल्ली से ये न्यूमेरिकल करा दिया। क्या आपके जहन में इस न्यूमेरिकल को लेके कोई कन्फ्यूजन है या सैलरी के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर मैं आपके साथ लेटेस्ट अटैम्प्ट का न्यूमेरिकल तो करा दी। इससे पिछली जो अटैम्प्ट्स हैं उसमें जो मेजर एरियाज़ हैं डिस्कशन वाले, जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डिस्कस करूँ। हैंडलिंग आर्ट जो है ना वो यहीं पे ही सिखाना था मैंने। अब जो अगला है वहाँ पे सिर्फ अब एडजस्टमेंट डिस्कस हो रही होगी। मैंने बड़ी आराम से बताया। सर कोई सवाल आपके जहन में आता है? और यार ये समझ भी आया कि नहीं आया? लो सर, सर जी मैं आपको जी ऑटम 15 के न्यूमेरिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ। टारगेट क्या है? हर न्यूमेरिकल में जो मेजर की एडजस्टमेंट्स हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 6 माह, अब हुआ ये है साल के दौरान 6 माह तक उसने पुरानी गाड़ी थी आपके पास कंपनी की, वो उसने आपको ही दे दी, और अगले 6 माह यानी 1 जनवरी को उसने आपको नई गाड़ी दे दी। जो पुरानी गाड़ी उसने आपको दी है उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उसके बराबर उसने फ़ायदा आपको दे दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जो नई गाड़ी आपको मिली है उसकी 6 माह की जो वैल्यू होगी, जो आपको बेनिफिट मिला है वो नई गाड़ी का 6 माह तक मिला है ना। तो नई गाड़ी मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझिए, एक पुरानी कार आपके पास थी कंपनी कार आपके पास थी 1 जनवरी तक ओल्ड, और फिर आ गई 30 जून तक न्यू। अगर उसने आपको कहा कि 31 दिसंबर को आपके एम्प्लॉय ने ये गाड़ी आपको दे दी 1 लाख रुपए की, इसमें आपका एम्प्लॉयर आपको कौन कौन सा बेनिफिट दे रहा है? सबसे पहला बेनिफिट, पुरानी गाड़ी
जो उसने आपको 6 माह के लिए चलाने के लिए दी, उसके फॉर एग्जांपल वो बहुत बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, तो उसका 5% इंटू कॉस्ट इंटू 6/12 करेंगे तो ये एक बेनिफिट आ गया। दूसरे नंबर पे बेनिफिट ये कि उसने गाड़ी आपको दे दी 1 लाख रुपए की, गाड़ी की WDV थी 50,000 रुपये, गाड़ी उसने आपको दे दी 1 लाख रुपए की, गाड़ी की मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपए, आपके एम्प्लॉय ने आपको कितने का फायदा दिया? 2 लाख रुपए का, ये भी आपकी इनकम में शामिल होगा। तीसरे नंबर पे उसने आपको नई गाड़ी दी। अब जो नई गाड़ी दी अगर बहुत ऑफिशियल पर्सनल के लिए तो 5% इंटू न्यू कॉस्ट, जो नई गाड़ी की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी एक गाड़ी उसने पुरानी दी, पुरानी गाड़ी आपको चलाने के लिए दी हुई थी 6 माह के लिए, उसका बेनिफिट, जो पुरानी गाड़ी पक्की आपको दे दी उसका बेनिफिट, जो नई गाड़ी चलाने के लिए दी उसका बेनिफिट, ये तीनों बेनिफिट इनकम में शामिल होकर टैक्स होने। सर समझ आ रही है? ये एक एडजस्टमेंट थी, इसने ज़्यादा आसान दी हुई थी, मैंने उसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा के आपको दिया, चूँकि जो सवाल आपको इस बार अटैम्प्ट में आना है वो बिल्कुल यही वाला नहीं आना, उसने एक स्टेप उसको आगे लेके जाना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको खाना खिला रहा है, बुफे के वो दे रहा है, कूपन्स दे रहा है, सर उसकी तरफ से बेनिफिट है, इनकम में शामिल होगा। आपको परफॉर्मेंस बोनस तो मिला है लेकिन साल गुजरने के बाद मिला है। परफॉर्मेंस बोनस सर सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, साल गुजरने के बाद आपको इस साल का बोनस मिला है तो वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स, जब जिस साल मिला उस साल टैक्स होगा। पिछले साल का बोनस इस साल मिला है, ये टैक्स होगा। सर जी समझ आ रही है? ये टैक्स होगा। ये दोनों चीज़ें पास पेपर में टेस्ट हुई हैं। वो तो होता ही है। अच्छा जनाब, ये वाला एक पॉइंट बड़ा डिफरेंट है जो इस सवाल में एक ही बार आया हुआ है, और ये बात भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि उसने 2 AC और वॉशिंग मशीन दी है रिटर्न बेसिस पर। अब इसमें बेनिफिट किसके बराबर होगा? डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। ये सवाल एक ही बार यहाँ पर आया हुआ है तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करवा दूँ। एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो बहुत बार आया हुआ है, वो तो उसके सारे केसेस, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ख़ास तौर पे केस नंबर 5 और केस नंबर 6 बहुत ज़्यादा आता है। जो केस नंबर 5 है उसमें वो कहता है रिस्ट्रिक्शन पीरियड हो, जो केस नंबर 6 है उसमें वो कहता है कैपिटल गेन। ये सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसकी अटेम्प्ट ऑटम 17 के अटेम्प्ट का सवाल है, तकी अहमद। इस सवाल में ख़ास बात ये थी कि वो आपको अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि आपको सैलरी अगले महीने की 10 को मिलती है तो इसका मतलब ये है, अब वो कहता आपको ये है कि आपको सैलरी अगले महीने की 10 तारीख को मिलती है लेट्स से, और उसने ये भी कह दिया कि इस साल इंक्रीमेंट हुआ है, तो भाई आपको 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट हुआ है, जुलाई के मंथ की सैलरी कब मिलनी है? अगस्त में। और पिछले साल की जून की मंथ की सैलरी कब मिलनी है? जुलाई में। तो भैया अगर आपकी सैलरी थी 4 लाख और इंक्रीमेंट हो गया, आपकी सैलरी हो गई 4,40,000, तो अल्टीमेटली होगा क्या? यानी एक सैलरी आपको जून की पुरानी मिल रही होगी और बाकी सारी सैलरी इंक्रीज मिल रही होंगी। या मेरी बात समझ आ रही है? इस सवाल में सबसे अच्छी एडजस्टमेंट ये थी कि वो आपको बता देता है सैलरी अगले महीने में मिल रही है और इस साल के शुरू में इंक्रीमेंट भी आया है, तो 11 सैलरियां तो इंक्रीज मिल रही होंगी, लेकिन एक सैलरी जो है वो पिछली बार से रिलेटेड मिल रही होगी। तो इस तरह से इस सवाल में ये एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी थी। दूसरे नंबर पे उसने कहा था जी लोन है, अगर लोन आपका एम्प्लॉयर वेव कर दे तो भी इनकम में शामिल होगा, अगर लोन आपका एम्प्लॉयर सेटल कर दे जो आज के सवाल में किया है वो भी इनकम में शामिल होगा। सर जी एक ये वाला क्वेश्चन है अमर गाजी का, ये ऑटम 18 का क्वेश्चन है। इसमें
मेडिकल अलाउंस और हेल्थ फैसिलिटी दोनों है। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हों तो पहले देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी को। अगर मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ बताया हुआ कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट और मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्स है। सर जी समझ आ रही है? अगर वो बड़ा क्लियरली कह दे कि मेडिकल अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सॉरी मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर मेडिकल फैसिलिटी टोटली टैक्सेबल हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर जी अब एक पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा था जो सिर्फ इसी सवाल में और किसी सवाल में नहीं है, वो देखना ज़रा, विद होल्डिंग टैक्स। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स विद होल्ड करता है तो आपको तो पता है विद होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है, पता है ना। लेकिन अगर उसने साथ ये लिख दिया कि उसने रीइंबर्स भी कर दिया, तो इसका मतलब है ये टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर है, टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है ये इनकम, सैलरी इनकम में भी शामिल होगा और टैक्स लायबिलिटी में से माइनस भी होगा। इसमें ये वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में वो बाज़-औक़ात एडजस्टमेंट ऐसे दे देता है कि इनकम अंडर द हेड सैलरी आ तो रही होती है लेकिन वो पिछले साल आ रही होती है। जैसे इस केस में इनकम अंडर द हेड सैलरी आ तो रही है लेकिन वो आ रही है टैक्स ईयर 20x7 में, हमारा टैक्स ईयर 20x8 है। तो हमने इस साल में वो शेयर बेचे हैं, तो भैया इनकम अंडर द हेड सैलरी के हेड में जो है वो कुछ भी नहीं आएगा अगर वो पिछले साल हम उसके मालिक बन गए थे। जिस साल हम उस शेयर के मालिक बने हैं उस साल की इनकम में शामिल करेंगे। अगर अगले साल बेचा है तो अगले साल की इनकम में सिर्फ कैपिटल गेन आएगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम सैलरी में तब बात जिस उस साल आता है जिस साल आप उसके मालिक बनते हैं। आप मालिक बने 2007 में, आपने शेयर बेचे 2008 में, तो भाईजान 2007 में जब आप मालिक बने हैं तो उस साल अंडर द हेड सैलरी आएगा। 2008 में जब आपने शेयर बेचे हैं उस साल जो भी होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन आएगा। और यहाँ अंडर द हेड कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में आपको पहले ही बताया अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी भी आती है। तो इस सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हुई भी थी जो बहुत अच्छी थी। बहुत से बच्चों ने 2008 में ही अंडर द हेड सैलरी में वो बेनिफिट डाल दिया था जो 2007 में ऑलरेडी टैक्स था। सर ऑल्दो मैंने आज ये वाला सवाल करवाया है आपको लेटेस्ट वाला, मेरी प्रेफरेंस होती है कि अगर लेटेस्ट बिल्कुल ही आसान नहीं है तो लेटेस्ट कराया जाए, क्योंकि जनरली वो बुक्स में भी उस तरह से पब्लिश नहीं हुआ होता। और लेकिन आई कैप में सैलरी के सवाल में अभी तक जो सवाल सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल आया है सैलरी का वो ये सगीर वाला सवाल है। इसको मार्क कर लें, नोट कर लें। सर जी इसकी वीडियो हम शेयर करेंगे, इसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट सैलरी क्वेश्चन जो आज तक 2014 से लेके आज तक कभी उसने टेस्ट किया। बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं कि आप अटेम्प्ट ना करें बस वो वीडियो देख लें, नहीं सर, आप खुद अटेम्प्ट करें। मेरे मुताबिक अगर कोई बच्चा ये वाला सैलरी वाला सवाल अटेम्प्ट कर ले तो फिर उसे और कोई सवाल उतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ तो इसको मार्क कर लें, दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन जो अब तक आया है। एडजस्टमेंट इसके लिए भी, एडजस्टमेंट इसमें भी मेनली कौन सी हैं? एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली एडजस्टमेंट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों ने की हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, मेडिकल अलाउंस भी आपको पता है, इन दोनों में से एक लेंगे, ये बात भी आपको पता है। हाँ ये वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। इसको ज़रा सुनिए। सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से,
सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से और ये लोन है 15 लाख रुपए का। जब सगीर का पी फंड पर जो इंटरेस्ट बनता था वो उसने क्या कर दिया है, वेव कर दिया। तो ये बात ज़हन में रखिए, अगर सगीर ने अपना इंटरेस्ट रिसीवेबल वेव कर दिया है तो वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसका बेनिफिट उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। यहां तक तो बात सब बच्चों को पता थी, लेकिन इससे आगे एक एडजस्टमेंट ट्रिकी थी। वो कहता है बेंचमार्क रेट था 8% और जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था उसका बेंचमार्क रेट था 10% और इंटरेस्ट रिसीवेबल का रेट था 8%। अब जब उसने रिसीव करना था इंटरेस्ट तो 8% मिलना था, जब उसने लोन लिया और जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होना था वो 10% होना था। अब क्या करेंगे? वो कहता है 2% नहीं, वो कहता है कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? वो कहता है आप ले ही नहीं रहे, आप ना सूद ले रहे हैं ना सूद देंगे, इसमें इंटरेस्ट का डिफरेंशियल नहीं लेना था। इस वजह से कह रहा हूं ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट थी। एक और एडजस्टमेंट मेरे ज़हन में आ गई, मैंने डिस्कस नहीं कर सका, सुल्तान हॉस्पिटल वाली एक एडजस्टमेंट है। लो सर, मैं इसी के साथ ही डिस्कस करा देता हूँ। सर जी, एक बंदा है वो पहले सुल्तान हॉस्पिटल में काम करता था और अब लेट से वो किसी ABC इंस्टीट्यूट में चला गया। वो अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास उसके हॉस्पिटल में गया और वहाँ से उसने फ्री इलाज कराया। इसको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस मिला, ABC ने मेडिकल अलाउंस दिया और इसका इलाज हुआ है सुल्तान हॉस्पिटल में फ्री। आप ये बताइए, सुल्तान हॉस्पिटल ने जो इलाज किया फ्री, इस केस में अब इसका मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा या नहीं? अब ये बात भी बड़े ध्यान से सुने सर। पहली तो बात ये, एम्प्लॉयर होता है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे प्रोस्पेक्टिव हो। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि अगर वो आपको क्या देता है, यहां पर आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी वाली एडजस्टमेंट ले लीजिए एग्जेम्पशन, और इसको कह दीजिए कि मेरा एम्प्लॉयर चूंकि हॉस्पिटल है और वो मुझे जो मेडिकल ट्रीटमेंट देगा वो सब्सिडाइज या फ्री देगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला रूल अप्लाई किया था हमने। तो बच्चे अक्सर इस सवाल को देख के कह देते हैं कि सर सुल्तान हॉस्पिटल वाली एडजस्टमेंट में उसने क्यों वो दोनों किए हैं। तो भाई उसकी बात है कि उसने उस पर दूसरा रूल अप्लाई करके एग्जाम्पशन ले लिया, इस पर रूल ही अदर अप्लाई करके एग्जाम्पशन ले लिया। अगर एक ही एम्प्लॉयर मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस दे रहा होता तो फिर ये वाली बात ना होती। लो सर, लीव इनकैशमेंट 1 लाख रुपए की। सर जी, अगर इस साल में मिली है, रिसीव इस साल में भी है, थी पिछले साल की इनकम में शामिल होगी। और आज सगीर वाला ओवरऑल क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। मैं सगीर वाले की खास बात बताऊं, इसमें फुल टाइम टीचर वाला क्रेडिट भी है, इसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, इसमें डोनेशन वाला टैक्स क्रेडिट भी है, इसमें एडवांस वाला टैक्स क्रेडिट भी है। तो टैक्स क्रेडिट्स इसमें सारे हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा सवाल है। सब फिर उसके बाद एक सवाल आया है बासित वाला सवाल, ये स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात ना वो आपको बेनिफिट्स बताता है और वो आपको बाज़ औक़ात कहता है कि अलाउंस मिला है। कोई भी अलाउंस जो आपको फिक्स मिल रहा हो या सैलरी की परसेंटेज पर मिल रहा हो, कोई भी अलाउंस जो आपको फिक्स्ड मिल रहा हो या सैलरी की परसेंटेज पर मिल रहा हो, तो ज़हन में रखिएगा कि ये वाला अलाउंस जो होता है ये टैक्सेबल होता है।
अच्छा, अब एक दूसरी बात सुनो, इसने एक एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी दी थी कि अलाउंस दिया था 60,000 रुपये डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए, जबकि डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी कितनी थी? 36,000। तो बच्चे कह रहे थे, आपको ये बात तो पता है ना कि अगर एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए 60,000 रुपया दिया और एक्चुअल एक्सपेंस 50 आया तो 50 लेस कर देंगे और बकाया 10,000 रुपये इनकम में शामिल होगा। ये बात तो आपको पता है ना। अब इस केस में क्या था कि अगर उसने ये जो आपको 50,000 रुपये पे किया, ये डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए पे किया, या तो डोमेस्टिक सर्वेंट का जो बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो भी तो इनकम में शामिल होना है। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस केस में ये पूरा 60,000 रुपये इनकम में शामिल होना था। डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए जो 36,000 रुपये दिए वो भी, और 24,000 रुपये जो बाकी बच गए वो भी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसमें ये वाली एडजस्टमेंट थी। और अगर वो आपको कह दे सैलरी की परसेंटेज दे दे, सैलरी के इतने परसेंट आपको अलाउंस मिलेगा, सर फिक्स पर आपको अलाउंस जो भी मिले वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। और सर ये पिछली अटेम्प्ट में जो सवाल आया वो मैंने आपको करा दिया, उससे पिछली अटेम्प्ट में ये वाला सवाल है। नासिर हैज़ बिन वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें ये तो पिछली बार के जो आई कैप के जो मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा हूँ उसमें प्ले लिस्ट पिछले साल की भी है, उसमें भी डे 3 का सेशन 2 देखेंगे, उसमें ये वाला सवाल कराया हुआ है। वो वाला सगीर वाला भी डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन सगीर वाले की तो वीडियो ही दे दूंगा ताकि उसमें कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना हो, चूँकि वो सगीर वाला क्वेश्चन एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ डिस्कस करने से नहीं डिटेल में होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। सर जी ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें एक एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी आई थी। वो एडजस्टमेंट ये थी कि आपको अगर आपका एम्प्लॉयर फ्यूल देता है और आपका एम्प्लॉयर अगर मेंटेन कराता है गाड़ी, तो याद रखिएगा कंपनी जो 5% ऑफ का बेनिफिट या 5% या 10% का बेनिफिट लेते हैं ना, वो कंपनी मेंटेन्ड कार का लेते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने मेंटेनेंस के वजह से आपको कोई पैसे दिए तो वो इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होंगे। लेकिन जितने परसेंट गाड़ी आप पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो फ्यूल आपका एम्प्लॉयर दे रहा है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। तो अगर 30% गाड़ी आप पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने पूरे महीने में फ्यूल 250 लीटर इस्तेमाल किया है, तो 250 लीटर का 30% फ्यूल जो होगा वो तो आपकी इनकम में शामिल होगा। इसने रेट भी दिया हुआ था तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जनाब, अगर एम्प्लॉई अपने तौर पे गाड़ी किस्तों पर लेकर एम्प्लॉयर के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो क्या ये उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? सर उसको तो कोई मिला ही नहीं है, उल्टा उसके हाथ से गया है, तो इनकम वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसमें ये वाली बात थी, पहले लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स क्रेडिट होता था, आप शेयर्स खरीदने पर टैक्स क्रेडिट होता था, अब वो वाले टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म हो गए हैं। सर ये वाली एडजस्टमेंट है जिसमें वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव्स 1 लाख रुपए इन कैश एज गिफ्ट फॉर वेरियस रिलेटिव्स। सर सॉरी 1 लाख कह दिया, 1 मिलियन है। सर जी इसको सलामी भी है 1 मिलियन की, क्या उस और कैश में भी क्या उस पर टैक्स लगेगा? सर 4 लाख रुपए इसके दोस्तों ने दिया है और 6 लाख रुपए इसके पेरेंट्स ने दिया। अब ध्यान से सुनना, बताइए 4 लाख जो दोस्तों ने दिया है उस पर वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, यस और नो? और 6 लाख जो इसके पेरेंट ने दिया है वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, यस और नो? सर कैश में दिया है। 4 लाख रुपए जो इसके दोस्तों ने दिया है, जो दोस्तों ने दिया है उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो टैक्सेबल है। लेकिन जो पेरेंट्स ने दिया है उसके बारे में देखना है, कैश में दिया है तो टैक्सेबल होगा, क्रॉस चेक के जरिए या ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल नहीं होगा। सर जी ये वाले, हाँ जो पेरेंट ने गाड़ी दी है 5 मिलियन की, सर ये गिफ्ट है और ये कैश में नहीं है, और पेरेंट्स हैं, सगे रिश्तेदार हैं, इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होना था। सर
उसके अलावा ये देखिए 4,80,000 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी है कैश में, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। और नासिर हैज कंट्रीब्यूटेड, ये जो उसने कंट्रीब्यूट किया है अप्रूव पेंशन फंड में, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। सर ये पिछली से पिछली अटैम्प्ट का क्वेश्चन था, ये सारा आपके साथ डिस्कस किया। पिछली अटैम्प्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ऑटम 14 से लेके अब तक के क्वेश्चंस में जो मेजर एडजस्टमेंट्स थी वो करवा दी हैं। फिर भी जब आप सवाल करें और आपके जहन में कोई क्यूरी आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सर आज के सेशन के लिए हमारे पास यही है। इंशाल्लाह कल आपको बिजनेस के न्यूमेरिकल्स और एओपी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पहले सेशन में, और दूसरे सेशन में इंशाल्लाह रिटर्न असेसमेंट अपील जो आपका 14, 15, 16 चैप्टर है वो करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी। Dear students, we have completed the third or fifth exam focused revision session of CAF 2, that is text practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Also, there is an announcement that CAF 3, that is Cost and Management Accounting, third session, will be conducted today from 2 p.m. to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz. वेलकम जी। कोई सवाल पूछने आप लोगों ने पूछ लीजिए। दूसरे सेंटर से भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे। पूरा टैक्सेबल करेंगे। पूरा टैक्सेबल। और सर आपने सकीर वाले क्वेश्चन में ये जो लोन वाली एडजस्टमेंट समझाई थी सर, उसमें उसके एम्प्लॉयर ने उसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ। ओके। और ये आपने बता दिया था। और डोनेशन इन कैश नहीं दे सकते किसी भी इदारे को सर? किसी भी इदारे को नहीं दे सकते। ओके सर, थैंक यू।